ऑन कंपेयरिंग, यहाँ पे क्या है, कैपिटल P इक्वल टू हो जाएगा y, कैपिटल Q इक्वल टू हो जाएगा -x एंड R इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपको यही क्वेश्चन देख के ध्यान लगा लेना है कि जब R इक्वल टू 0 था तो हमारे पास दो केसेस थे, आइदर इनफाइनाइट सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन। जो नो सोल्यूशन वाला केस गया एंड मोर देन वन बट फाइनाइट नंबर ऑफ, यहाँ से A चला गया। अब आपके पास पहला और चौथा बचता है, तो पहला चौथा के लिए थोड़ा सा हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होगा, पी नॉट सॉरी पी एट एक्स नॉट वाई नॉट एंड जेड नॉट। तो डायरेक्टली हम वैल्यू पुट करते हैं, पी आपका ये है ना, और किस पॉइंट पे बोल रहा है, ए एक्स नॉट है, ये वाई नॉट है एंड ये जेड नॉट है, तीनों एस के टर्म में दिया है। तो पी एट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, तो वाई का फंक्शन दैट इज यहाँ पे हो जाएगा आपका सिर्फ साइन एस। ओके ठीक है। और उसी तरह आपका क्यू एट इनिशियल पॉइंट क्या होगा, ए माइनस एक्स है, दैट इज ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस एस। ओके एंड देन डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट, एक्स नॉट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एस एंड वाई नॉट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन का कॉस। ठीक है, और ये डिटर्मिनेंट आपका क्या हो जाएगा, साइन इंटू कॉस, साइन एस इंटू कॉस एस माइनस, फिर यही टर्म हो जाएगा आपका साइन एस इंटू कॉस एस, दोनों टर्म सेम है, कैंसल आउट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट भी 0 और आर भी 0, तो कौन सा केस हो गया, इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला। तो अगर इस रिजल्ट को अप्लाई करें जो हमने पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसका फोर्थ वन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये समझ में आया कैसे आपके लिए रिजल्ट हेल्पफुल है। तो आपको एक कुछ चीज याद रखनी है, इसका तरीका यही है कि आप बहुत सारे प्रॉब्लम करें, यूनिक अगर डिटर्मिनेंट जो हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे देखिए पीछे में कर दे रहा हूँ, ये वाला दो केस है, अगर r इक्वल टू 0 होता है तो दो केस बनेगा, आइदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, अगर डिटर्मिनेंट 0 होगा, नॉन जीरो होगा, जो हमने पहले कल ही के क्लास में पढ़ा था, और अगर डिटर्मिनेंट 0 होता है तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसको चलो दूसरे मेथड से मैं करके दिखाता हूँ। क्या दूसरे मेथड से क्या करना, दूसरा मेथड भी सिंपल ही है, बट चलिए उसके हेल्प से भी हम लोग एक बार करके इसको देख लेते हैं। हम लोग रेगुलर सॉल्यूशन कैसे करते थे, मतलब एज जनरल dx अपॉन में p लेते थे, p क्या है आपका, y है, ठीक है, एंड देन लेते थे dy अपॉन में q था ना, तो यहाँ पे माइनस x हो जाएगा, और d z है ना अपॉन में ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से z इक्वल टू c आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये जो जिसका 0 हो जाएगा, जिसके नीचे में 0 होता है, वहां से उसका डायरेक्टली z इक्वल टू सी यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके सोल्व करिए। अब जो सॉल्यूशन निकलेगा, कल मैंने क्या बताया था, जो सॉल्यूशन निकलेगा उसको आपको गिवन पॉइंट से पास करा देना था। ठीक है, तो एक हो गया यहाँ से z इक्वल टू सी 1, ठीक है, इसकी हेल्प से dz अपॉन में 0 की हेल्प से, और इस दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ट्राई करो रेगुलर सॉल्यूशन निकालने की, जो ट्रिक हम बताते हैं ना वो तभी काम करेगा अगर आप वर्क किए हो, अगर वर्क नहीं कर रहे हो तो वो याद नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू C2 हो जाएगा डायरेक्टली। देखिए ए माइनस एक्स इधर हो जाएगा, ए वाई जाके इधर हो जाएगा, इसका करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका करेंगे वाई स्क्वायर बाई 2, इसको लाएंगे इधर प्लस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली ऑल ओवर जो हमने कल कैलकुलेशन किया था इसको C2 लिख दिया। ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन क्या आ रहा था, कुछ C1 इक्वल टू 5 ऑफ C2 इस टाइप से, या फिर आप C2 बाहर ले लो, यहाँ पे C1 रख लो, या फिर दोनों को अंदर रख लो। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, z इक्वल टू हो जाएगा 5 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको आपको इस पार्टिकुलर पॉइंट से पास करवा देना है, तो क्या हो जाएगा, पास करवाओगे तो इधर 1 इक्वल टू हो जाएगा 5 ऑफ कॉस, ओके यहाँ पे एक पंगा आएगा, ठीक है कोई बात नहीं, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये चीज हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर एस प्लस साइन स्क्वायर एस, तो अंदर भी तो 1 ही आ गया था, तो 5 1 पे 1 आ गया। ओके, तो इससे क्या मिला हमें, इससे मिला कि 5 1 पे 1 आ रहा, तो 5 1 पे 1 आ रहा, तो यहाँ से हम कुछ नहीं, यहाँ से कुछ और कैलकुलेशन करना पड़ेगा ताकि हम एक 5 फंक्शन निकाल पाए। तो कल का याद है हम लोग 5 निकालते वक्त कितना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन किए थे, तो उस टाइप में आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा। दैट इज यहाँ से कोई और कॉम्बिनेशन देखिए कुछ बन रहा है, कुछ और तो बन नहीं सकता अब यहाँ पे। ओके, एक चीज और बनेगा,
अगर यहाँ पे देखा जाए, ये है आपका वाई पी माइनस जेड सॉरी एक्स क्यू इक्वल टू 0, दैट इज इसमें एक्स मिसिंग है ना, तो मैं कुछ 4 पिट का स्पेशल केस करवा दे रहा हूँ, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि या तो आप लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करिए या डायरेक्टली फॉर्मूला फॉलो करिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका सेकंड मेथड, अगर एक तो ए वाला है जो हमने पीछे वाला किया था, तो यहाँ पे आके हम स्टक हो गए, तो फिर हम क्या करेंगे, पीछे जाके देखेंगे क्या, अब एक बार अंदर हम जेड रख के कोशिश करेंगे, तो अंदर भी जेड रखेंगे तो बाहर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो वहां से फिर से यही रिलेशन आ जाएगा, यहाँ से भी हम कुछ नहीं निकाल पा रहे हैं, तो यहाँ से ना ही यूनिक की बात कर सकते हैं, ना ही इन्फिनेटली मेनी, ना ही नो सोल्यूशन की। सोल्यूशन तो ऑब्वियसली मिलेगा, नो डाउट, जब इसका सोल्यूशन किसी न किसी पॉइंट से पास कर रहा है तब तो मिलेगा ही मिलेगा, और यहाँ पे कुछ ना कुछ सेटिस्फाई भी कर गया, तो बट वो क्या होगा, कितने होंगे, ये सब हमें नहीं पता, तो यहाँ से हम स्टक हो जाएंगे। इसका सोल्यूशन निकालने का एक दूसरा तरीका है इस टाइप के प्रॉब्लम का, वो क्या है, आप पी ले लोगे, ठीक है, एट गिवन पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट अपॉन में डी एक्स नॉट अपॉन में एस का फंक्शन था ना इनिशियल पॉइंट पे, ये हो जाएगा। इसी तरह आप क्यू का कर लोगे, एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, और ये हो जाएगा डी नॉट अपॉन में डी एच, एंड लास्ट वन होता है आपका आर, वही एक्स नॉट वाई नॉट एंड जेड नॉट। ठीक है, इधर हो जाता है डी जेड और नॉट अपन में डी एच। ठीक है, तीनों को कुछ एबीसी नाम दे दीजिए, जो नो सोल्यूशन वन सोल्यूशन कैसे निकलता है वो वाला मैं बताने चाह रहा हूँ यहाँ पे। इसको ए मैंने नाम दे दिया, इसको बी दे दिया और इसको सी नाम दे दिया। ठीक है, ओके, तो आप एक बार सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाला कंसेप्ट रिकॉल करिए। ओके, इफ ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, 12th वाला कंसेप्ट याद करिए, तो इम्प्लाई कुछ होता था, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, तो आप जल्दी चैट बॉक्स में बताइए कि क्या होता था। अब इसको थोड़ा सा दूसरे में मैं रिलेट करता हूँ, ठीक है, आपको आपके अप्रोच पे पहुंचा रहा हूँ, हालांकि वही कंसेप्ट है सब, वही मैं बोला ना, अभी डेरिवेशन में जाएंगे तब वो सब आपके नोट्स में लिखा हुआ है। देखिए, डिफरेंशियल हम ये जो सॉरी डेरिवेटिव जो ले रहे थे किसका निकाल लेते, ये पी था एट दिस पॉइंट, क्यू था एट गिवन पॉइंट, एंड इधर था एक्स नॉट डैश और इधर था वाई नॉट डैश। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो मैं यहीं से समझा दे रहा हूँ, क्योंकि बार बार लिखने से अच्छा है कि हम लोग इसी में कर लेंगे बात। इतना इतना इंटू इतना माइनस इतना इंटू इतना, इतना इंटू इतना करेंगे तो देखिए इसको सोल्व करिए, ये क्या होगा, इसका डायगोनली मल्टीप्लाई करिए, ए करिए, यही डिटर्मिनेंट देगा आपका p इंटू वाई नॉट, p इंटू वाई डैश, सॉरी वाई नॉट डैश, और ये भी वाई नॉट डैश, एंड माइनस ये क्या होगा q इंटू एक्स नॉट डैश, ये क्या होगा q इंटू एक्स नॉट डैश। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि a इक्वल, अब a इक्वल टू हो गया समथिंग, अब इसमें हमने क्या पढ़ा, दो केस, या तो जीरो होगा या फिर नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो जीरो के केस में क्या हो रहा था, जब ए जीरो हो रहा था तब हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन हो रहा था, और नॉट इक्वल टू जीरो में यूनिक सोल्यूशन हो रहा था। ये वाला जो कैलकुलेशन कर रहे हैं इसका इसमें रिलेट कर दिया, अब थर्ड का ले रहा है इक्वल टू और नॉट इक्वल, तो हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाला आता था तो उसमें क्या होता था, जब तीनों इक्वल होते थे तो इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन हो जाता था। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा उसमें, जिसे नो सोल्यूशन इन्फिनाइट, इसमें 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है, एक दोनों तीनों नॉट इक्वल टू, एक ये भी होता है ना केस, तो ठीक है, जिनको पता नहीं होगा आप लोग एक बार सिस्टम ऑफ इक्वेशन देख लीजिएगा, ये इन्हीं तीनों बेस्ट, तो नो सॉल्यूशन, यूनिक एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसमें समझ में आया कि ये कैसे रिलेटेड है, तो वही मैं डायरेक्टली कंक्लूजन लिखवाया था। तो आप लोग जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं वो आराम आराम से आप इसको प्रूफ करके देख लेंगे, नोट्स को अच्छे से पढ़ेंगे, जो गेट का कर रहे हो डायरेक्टली रिजल्ट याद रखेंगे, दुनिया भर का लफड़ा मोल लेने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने के लिए, आप इसी में इतना टाइम दे देंगे तो फिर बाकी चीज कैसे कवर होगा। तो मैं 4 फीट का स्पेशल केस करवाता हूँ, जिसको उसको भी आपको प्रूफ के चक्कर में पड़े, मैं 1-2 प्रूफ करवा दूंगा और बाकी आप खुद ही वर्क कर लेना। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली ये याद रखना है कि इस टाइप का होता है, तो इसको याद रखने का तरीका सबसे बढ़िया क्या है, प्रीवियस ईयर या जो भी आपके पास क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नहीं है तो नोट्स में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आप उनको एक बार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल केस ऑफ 4 फीट मेथड। ओके,
चारपीट मेथड हमारा किसके लिए था? चारपीट मेथड था नॉन लीनियर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो दिस मेथड इज ओनली फॉर नॉन लीनियर पीडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ओके। आपको हर जगह नहीं लगाना है ये, ओके। तो यहाँ पे 4 केसेज बनेंगे, चारों केस को मैं पहले लिस्ट कर दे रहा हूं ताकि आपको डायरेक्टली रिकॉल हो जाए। हमारा फर्स्ट केस क्या होगा? केस 1, वेन आपको पहले नोन हो गया होगा कि हमारे पास जो फंक्शन रहेगा एफ एक्स वाई जेड और पी कोमा क्यू, ठीक है। ये हमने ले लिया, इसको कुछ स्टार नाम दे दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा ऑल ओवर था। अब वे हमारे पास वेन दिस एफ इज ओनली फंक्शन ऑफ p and q when p comma q equal to 0, that is when x y and z are absent in स्टार, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर आपके इस गिवन नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉरी नॉन लीनियर डिफरेंशियल पीडी में अगर आपके एक्स वाई जेड के टर्म मिसिंग हो तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ओके, देन व्हेन इतना इक्वल टू इतना, देन कंप्लीट सॉल्यूशन इज आपका डायरेक्टली सॉल्यूशन में बता दे रहा हूं क्या हो जाएगा। z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। वेयर ए बी क्या है? ए बी सी सारे आर्बिट्री कांस्टेंट हैं और ए बी क्या है? इस टाइप के ए बी हैं जो एफ ए बी पे क्या दे देंगे? 0 दे देंगे, ठीक है। दैट इज आपने क्या किया, पी की जगह ए और क्यू की जगह बी रख दिया, तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। इसका मैं प्रूफ दिखा दे रहा हूं कि इतना कैसे हो रहा, क्योंकि कंक्लूजन एक्सेप्ट करना शायद आप लोगों के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। सिंपल में देखते हैं, तो एक बार चारपीट ऑक्सिलरी इक्वेशन रिकॉल करिए। सारे रिजल्ट सॉल्यूशन के बाद ही आते हैं, बट होता क्या है कि आप हर चीज का सॉल्यूशन नहीं याद रखेंगे, आपको कंक्लूजन की जरूरत है, ठीक है। तो कैसे आता है एक चीज समझ लीजिए, ठीक है। चारपीट ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या होता था आपका, dx अपॉन में एफ पी इक्वल टू dy अपॉन में एफ क्यू इक्वल टू dz अपॉन में p एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू, ओके। एंड देन माइनस टाइम्स dp अपॉन में एफ एक्स प्लस p एफ जेड, एंड देन आफ्टर dq इक्वल टू एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड, ठीक है। ये हमारे पास होता था। अब जब आपके फंक्शन से एक्स वाई और जेड गायब हो, दैट इज आपका फंक्शन सिर्फ पी और क्यू का है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस फंक्शन का मैंने कल के वर्किंग रूल में बताया था कि आपको एफ एक्स एफ वाई एफ जेड एफ पी एफ क्यू निकालना था। जब पी और क्यू का फंक्शन है, इसका मतलब ये होगा एफ एक्स 0 होगा आपका, एफ वाई 0 होगा आपका, एंड देन एफ जेड 0 होगा आपका, ओके, ठीक है। तो देखिए ये तीनों 0 हो गया, इसका मतलब ए कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू 0, ए कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू 0, क्लियर, ओके। और जब 0 हो जाएगा तो जैसे हमने थोड़ा देर पहले किया था उस टाइप से इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से डायरेक्टली देखिए, दैट इज माइनस डीपी अपॉन में 0, इसको कुछ k1 ले लीजिए, एंड सेकेंड थिंग माइनस dq अपॉन में 0, इसको कुछ k2 ले लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, इस टाइप के प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या, डायरेक्टली p इक्वल टू कुछ कांस्टेंट हो जाएगा, उसको कुछ मैं a नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली q इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुछ कांस्टेंट b हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या लिख रहे थे, c1 ले लीजिए आप, और ये क्या था, c2 था, ठीक है। तो आपको a और b या फिर कह लीजिए c1 और c2 पता चल गया, तो c1 c2 पता चल गया, तो आपका सॉल्यूशन निकालने का क्या होता था, देन solution is given by इंटीग्रेटिंग आपको dz इक्वल टू रखना था p dx प्लस q dy, ओके। p की जगह क्या है आपका a dx है, प्लस q की जगह क्या है आपका b है, तो ये हो जाएगा b और dy। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो dz वाला z हो जाएगा, dx वाला आपका x हो जाएगा,
dy वाला y हो जाएगा एंड देन इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आपको c ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो सॉल्यूशन बनेगा z इक्वल टू ax प्लस by प्लस c, दैट इज ऑन इंटीग्रेशन z इक्वल टू हो जाएगा ax प्लस by और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हमने c ले लिया, तो आपके पास आ गया इतना, ठीक है। कब? इफ f ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0 आपको गिवन है, और यहां से एक कंडीशन आपके पास क्या था कि f ऑफ a b इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन होगा जहां पे एक कंडीशन होगा, और एक किसके करस्पॉन्डिंग था, अगर आपको नॉन लीनियर डिफरेंशियल पीडी जो दिया हुआ है कुछ इस फॉर्म का दिया हुआ है। तो आई थिंक यहां तक सबको समझ में आया होगा। ओके ओके, तो सिमिलर मैनर में हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, केस 2 ले लीजिए। केस 2 क्या होगा, अगर आप के जो गिवन फंक्शन है वो क्या हो, पी क्यू एंड जेड का फंक्शन हो, दैट इज पी क्यू एंड जेड इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इफ एक्स एंड वाई आर एब्सेंट इन स्टार, ठीक है। जो हमने स्टार्टिंग वाला लिखा था नॉन लीनियर पीडी, उसमें से अगर एक्स वाई का टर्म मिसिंग हो, ठीक है, तो इसका क्या होगा, सॉल्यूशन का मैं डायरेक्टली स्ट्रक्चर बता दे रहा हूं। सिमिलर वे में जैसे हमने पीछे कैलकुलेशन किया उसी वे में यहां भी कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। देन इफ अगर आपके पास इतना दिया हुआ है, ठीक है, इफ दिस इज गिवन, देन इफ इतना देन वुड p इक्वल टू dz अपॉन में du, q इक्वल टू a टाइम्स dz अपॉन में du, इन स्टार, ठीक है। स्टार जो ओरिजिनल था तो अब रिड्यूस होके क्या हो गया, कुछ इस टाइप का हो गया। यहाँ पे स्टार का रोल कौन प्ले कर रहा है, ये वाला कर रहा है। इसमें आपको क्या करना है, p की जगह dz अपॉन में du, q की जगह a टाइम्स dz अपॉन में du, वेयर u क्या है, u है आपका x प्लस ay, ठीक है। ये मिल गया आपको, p मिल गया और q मिल गया। तो आप क्या करिएगा, जो ओरिजिनल फंक्शन है इसमें रख दीजिए, फिर इतना, देन ऑन सॉल्विंग किसको, p की जगह हमने रख दिया dz अपन में du, q को रख दिया a टाइम्स dz अपन में du, और लास्ट तो हमारा z था ही, एज आ जाएगा इक्वल टू, देन ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट डिजायर्ड रिजल्ट। ओके, डेरिवेशन क्या है, आप वही 4 पिट इक्वेशन रिकॉल करिए, रिकॉल 4 पिट एक्सिलरी इक्वेशन। ओके, ठीक है। 4 पिट एक्सिलरी इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, फिर से वही dx अपॉन में एफ पी, dy अपॉन में एफ क्यू। आप इसको बार बार लिखेंगे तो इससे फायदा ये होगा कि आपको ये याद हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका पी एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू, ओके। देन हो जाएगा माइनस टाइम्स डीपी अपॉन में एफ एक्स प्लस पी एफ जेड, एंड देन माइनस डी क्यू अपॉन में एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड, ओके। अब यहाँ पे देखिए आपका कौन सा टर्म मिसिंग है, एक्स और वाई का टर्म मिसिंग है, दैट इज हियर एफ एक्स 0 हो जाएगा एंड एफ वाई 0 हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा 0, ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे आपका मिसिंग टर्म एक्स और वाई है, ठीक है। ओके, अब हमने एफ एक्स और एफ वाई हमारा एब्सेंट है, तो इसके रिस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव किया तो इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से आपको फिर देखिए, हमें सॉल्यूशन निकालने के लिए जस्ट प्रीवियस स्टेप देखा जाए तो यहाँ पे क्या पी और क्यू की जरूरत पड़ी थी। यहाँ पे जो हमने जस्ट पिछला किया था तो यहाँ पे क्या हमने निकाला था, पी निकला और क्यू निकला, तो पी क्यू का वैल्यू इसमें रख दिए, तो हमारा जो बचा उसको इंटीग्रेट करके सोल्व कर लिया। कल भी हमने यही पढ़ा था, तो यहाँ भी हमें वही काम करना है। जितने भी आएंगे हर जगह आपको पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, वो कॉम्बिनेशन इनमें से चूज करिए
जिसमें क्या होगा कि आपका पी और क्यू के टर्म जिससे इजीली निकल सके। तो यहाँ पे देखिए अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इस केस में देखिए एफ एक्स 0 है तो ए वाला टर्म खत्म हो जाएगा, दैट इज ए वाला टर्म खत्म हो जाएगा और ए वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ इतना बचेगा और इसमें इतना बचेगा। इसको मैं मिटा के लिख दे रहा हूँ उतना, ठीक है। तो अब जो मेरे पास अपडेटेड बन गया इतना बन गया, ठीक है। तो मेरे को क्या चाहिए, पी और क्यू चाहिए, तो क्यों ना मैं इस दोनों का रिलेशन ले लूं। इस दोनों का रिलेशन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, एफ जेड से एफ जेड कैंसिल आउट हो जाएगा एंड एक क्यू इसके नीचे है और पी इसके नीचे है। तो 1 में एक्स का जो क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन होता है वो चीज यहाँ अप्लाई कर देंगे हम लोग। तो दैट इज हमने ले लिया इन दोनों का, अब माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ डीपी अपॉन में पी एंड देन लिख दे रहा हूँ इधर डी क्यू अपॉन में क्यू। ऑन इंटीग्रेशन में क्या दे देगा, इधर हो जाएगा लॉग पी, इधर हो जाएगा लॉग क्यू, और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट कुछ ले लीजिए लॉग C1 ले लीजिए, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, P इजकल टू थ्री टाइम्स C1 टाइम्स Q हो जाएगा, क्लियर। AC यहाँ से आया था, ओके। इतना करने के बाद अब क्या करिए, देखिए P निकल गया, C Q1 का अगर मैं Q फाइंड आउट कर लेता हूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा, ओके। तो आप क्या करिए, इसको DZ में रख दीजिए, ठीक है। शो DZ आपका क्या हो जाएगा, P dx प्लस Q dy, P की जगह हमने रख दिया C1Q dx प्लस Q की जगह Q ही रहने दिया dy, ठीक है, ओके। अब यहां से क्या करिए, दोनों में यहां से आप Q कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, C1 dx प्लस dy, ओके। इनफैक्ट इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q को बाहर रखिए तो आप इसको लिख सकते हैं डी ऑफ C1 x प्लस y, ठीक है। इतना हम लिख सकते हैं ना, इसको सिंप्लीफाई करके। इसका ओपन करेंगे तो क्या हुआ, सी बाहर आ जाएगा, dx प्लस dy, यही चीज है ऊपर में, ओके। अब मैंने एज्यूम क्या किया था, यहाँ पे एज्यूम किया होगा मैंने x प्लस ए वाई किया हुआ है ना, कोई बात नहीं, x प्लस ए वाई किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको u मान लीजिए, ठीक है। ये क्या दे देगा, q टाइम्स डी यू, और इधर क्या है dz है, ओके। तो यहाँ से आपको q निकल जाएगा, तो यहाँ से q क्या हो जाएगा आपका dz अपन में du, तो p आपका क्या हो जाएगा, p था C1 टाइम्स q, ओके। तो आपका p हो जाएगा C1 टाइम्स q, दैट इज C1 टाइम्स dz अपन में du, ठीक है। तो p निकल गया, q निकल गया। अब इसको मैंने क्या बोला था, जो ओरिजिनल f है उसमें रख के सोल्व कर देना है, अब आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने यही लिखा था, देन सोल्विंग दिस यू विल गेट, ओके। यहाँ पे एक चीज आपको शायद कंफ्यूजन हो सकती है कि मैंने y के साथ a क्यों लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें मैंने क्या किया था, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट किसके साइड रखा, अगर q के साइड इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट रखा तो p इक्वल टू C1 q बन रहा है। अगर यही इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट मैं p के साइड रखता तो क्या बनता, q इक्वल टू C1p बनता, ठीक है। तो उस केस में जो ए वाला है, ये पूरा रिजल्ट चेंज होते हुए यहाँ पे देखिए, जो इससे पहले बन रहा था मेरा C1 xy, अब क्या बनता है x प्लस C1y। इस वे में आपका जो यहाँ पे मैंने माना था C1 को a मान लिया, तो आपका क्या हो जाएगा a इक्वल टू x प्लस ए वाई। तो आप कौन सा कप मेथड चूज करते हैं ये आपको नहीं पता होगा, तो कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था सेकेंड। अब थर्ड वन भी इसी वे में देख लेते हैं। थर्ड और फोर्थ आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको प्रूफ करना होगा, ठीक है। प्रूफ करके आप नोट्स से वेरीफाई कर लेंगे कि नोट्स में जो लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केस फोर्थ। केस फोर्थ में क्या है कि जब ओनली आपका जेड टर्म मिसिंग हो या एब्सेंट हो, दैट इज इफ आपका जो फंक्शन दिया हो किस टाइप का हो, एक्स वाई पी एंड क्यू इक्वल टू 0, दैट इज इफ जेड टर्म इज एब्सेंट, ठीक है। अगर ओनली जेड टर्म एब्सेंट है तो उसमें इस केस में कैसे करते हैं सोल्यूशन, मैं डायरेक्टली स्टेप ही बता दे रहा हूं आपको। यहाँ पे क्या करना होगा, इसमें इस इक्वेशन को कुछ स्टार हम लोग नाम दे रहे हैं। आप क्या करिए, इसको दो तरह से फॉर्म करिए, एक में आप x और p का कॉम्बिनेशन लीजिए, एक में y और q का लीजिए।
क्योंकि P जो बना है Z का X के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करके बना है, और Q जो बना है Z का Y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करके बना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन को इन दिस केस रीराइट इक्वेशन स्टार, ठीक है, रीराइट इक्वेशन स्टार इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कुछ मान लीजिए फाई ऑफ x कोमा p ले लीजिए या p कोमा x ले लीजिए, इसको कुछ ये ले लीजिए, मतलब दोनों को अलग अलग फॉर्म में करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका एक ही आ जाएगा। एक फाई ले लीजिए, एक साई ले लीजिए, q कोमा y ए इक्वल टू कुछ जीरो नहीं, सॉरी जीरो नहीं होगा, कुछ k ले लें अब। ओके, अब यहाँ से देखिए, एक बार इसके साथ कॉम्बिनेशन लीजिए, एक बार इसके साथ कॉम्बिनेशन लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से दो आपके पास इक्वेशन बनेगा, दैट इज फाई ऑफ p कोमा x इक्वल टू k एंड देन बनेगा साई ऑफ q कोमा y इक्वल टू k, ठीक है। ये दो बन गया। अब यहाँ से आपको सिंप्लीफाई करके या सोल्व करके p और q निकाल लेना है, दैट इज यहाँ से आप p निकालोगे, ठीक है। तो p निकालोगे तो एक कुछ बन जाएगा फाई ऑफ मतलब ये बन जाएगा एक्स के का फंक्शन, उसी तरह क्यू निकालोगे तो ये बन जाएगा वाई के का फंक्शन, ठीक है। यहां से इस दोनों को सिंप्लीफाई करके आपको p इक्वल टू बना लेना है फाई ऑफ दिस k कोमा एक्स, एंड यहां से आप बना लोगे q इक्वल टू साई ऑफ k कोमा वाई, ठीक है। यहां से ये दोनों बनने के बाद p q को आप कहाँ रख देना है, dz वाले में, ठीक है। आपको पुट कर देना, पुट इन dz में क्या था, p की जगह डायरेक्टली मैं रख दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका फाई k कोमा एक्स एंड dx एंड देन प्लस इधर हो जाएगा ये q की जगह साई k कोमा y एंड dy, ठीक है। अब यहां से आप इंटीग्रेशन कर दोगे, जो इंटीग्रेशन करने के बाद आपका बनेगा वही सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट आपको ये मेथडोलॉजी फॉलो करना है ऑन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आपका z इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फाई k कोमा एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साई k कोमा y dy, ठीक है। सबका एक एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार नोट्स में देख लेना, सभी के एग्जाम्पल से दिए हुए हैं। मैं जल्दी थ्योरी रिकॉल करवा दूं कि किस टाइप से होता है, क्योंकि नोट्स तो लिखा हुआ है बट आपको वहां से ये नहीं समझ में आएगा कि क्यों हमने इसी टाइप का लिया हुआ है, तो वो चीज यहाँ से क्लियर हो जाएगा। लास्ट वन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, केस 4, ये है क्लेरेट फॉर्म, ठीक है। चलिए यार, क्लेरेट फॉर्म, ओके। इसमें क्या होता है, आपका जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एफ एक कुछ इस टाइप से दिया रहेगा, z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई, ए इसका स्ट्रक्चर ही होता है, एंड देन फाई ऑफ पी क्यू। इस टाइप का जब आपको जो नॉन लिनियर पीडीई है दिख जाए, ठीक है, जब इस टाइप का दिख जाए, देन इसको हम लोग बोलते हैं क्लेरेट फॉर्म। दिस फॉर्म इज known as क्लेरेट फॉर्म, एंड इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली गिवन है, ठीक है। डायरेक्टली क्या करना है आपको, एंड इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, इस टाइप का अगर आपको नॉन लिनियर पीडी दे रहा है तो इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन हो जाएगा z इक्वल टू p की जगह आप a ले लेना x, जो पहला हमने किया था, q की जगह b ले लेना y, और प्लस अब यहाँ पे वहां पे हमने डायरेक्टली c लिखा था, अब यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, फाई ऑफ ए बी, और एक कैसे निकला था, जो फर्स्ट में हमने किया था सारा डेरिवेशन वही है, ठीक है। तो ये चार केस थे, स्पेशल केस चारपीट मेथड के। अब नेक्स्ट कल के सेशन में हम लोग करेंगे आपका जो पार्टिकुलर इंटीग्रल एंड कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, मतलब सॉल्यूशन निकालना। ओके, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्पेशल केस ऑफ चारपीट मेथड, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे एक नेट का क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ, बस एक क्वेश्चन होगा, बाकी आपको खुद से करना है।
ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे होंगे कि एक सोल्यूशन ऑफ दिस पी क्यू इक्वल टू इतना व्हेन पासिंग थ्रू दिस पार्टिकुलर पॉइंट इज जेड एक्स वाई, देन पूछ रहा है पार्टिकुलर वैल्यू क्या होगा इसका। ओके, तो हमने क्या पढ़ा कि जब इस टाइप का हो, यहाँ पे देखिए ये क्या है, पी क्यू का फंक्शन मतलब डायरेक्टली हमें एफ इक्वल टू पता चल गया पी क्यू माइनस वन, ठीक है, ये पता चल गया। तो यहाँ पे ए भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। हमने क्या पढ़ा था, इस टाइप का सोल्यूशन क्या होता था, जेड इक्वल टू, याद करिए आप लोग, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, क्लियर, ये होता था ना हमारा। ओके, अब ए होता था तो ए, अब यहाँ पे देखिए ए भी क्या था, इसको सेटिस्फाई करा, दैट इज हमारा ए होता था ए कोमा बी इक्वल टू जीरो, इस चीज को सेटिस्फाई करता था। तो ए पी की जगह हमने ए रखा था, बी की जगह सॉरी पी की जगह ए रखा था, क्यू की जगह बी रखा था। ओके, तो यहाँ पे जब हम रखेंगे तो ए बी में एक रिलेशन आ जाएगा कि ए इंटू बी इक्वल टू वन हो जाएगा, दैट इज ए को रहने दीजिए, किसी एक को फाइंड आउट कर लीजिए, तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू वन हो जाएगा, तो इंप्लाई करता है बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाई ए हो जाएगा। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी की जगह आ जाएगा आपका वन बाई ए, ठीक है। अब यहाँ से कहां से पास कर रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा है, दैट इज जब x इक्वल टू जीरो होगा, y इक्वल टू जीरो होगा, तब z इक्वल टू जीरो होगा। तो इस इक्वेशन में रखिए a जीरो और z इक्वल टू जीरो, तो c इक्वल टू क्या आ गया आपका, जीरो आ गया। तो यहाँ से हमें c का पता चल गया, तो a खत्म हो जाएगा, ठीक है, a खत्म हो गया, a हो गया हमारे पास। अब इतना बचा, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इसका 0 1 पे क्या वैल्यू होगा, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ जेड एट 0 1, तो 0 1 रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जेड 0 1 पे हो जाएगा, x इक्वल टू जीरो तो ए खत्म, और y इक्वल टू वन है, तो जेड इक्वल टू हो जाएगा अब आपका वन बाई ए, ठीक है। अब यहाँ से वन बाई ए आ गया, तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना और देखना कि वन बाई ए ही है ना, बी इक्वल टू वन बाई ए, हाँ, या तो आप बी कह लीजिए या फिर वन बाई ए कह लीजिए, ठीक है। तो वन बाई ए आपका क्या हो सकता है, देन इतना इक्वल टू पहला केस में देखिए, पहला में क्या डाउट है कि पहला आपका ए जीरो हो सकता है वन बाई ए, ठीक है, क्योंकि दोनों तो नॉन जीरो क्वांटिटी होगा। तो अगर पहला ए वाला चीज जीरो होने के लिए, यहाँ पे डाउट क्या था, आप जेड इक्वल टू बी भी बोल सकते थे, ठीक है, जैसे मैंने बी इक्वल टू वन बाई ए लिया, तो आप बी को डायरेक्टली जीरो ले सकते हैं, बट बी रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है, अगर बी को आप जीरो लेंगे तो देखिए प्रोडक्ट पूरा क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, तो जीरो इक्वल टू वन हो जाएगा, तो ट्रू नहीं है ना, गलत हो जाएगा ना। इसका मतलब आप ए और बी दोनों को जीरो नहीं ले सकते, इनकेस आप इनफाइनाइट भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ओके, जब आप इनफाइनाइट नहीं ले सकते और जीरो नहीं ले सकते, तो उस केस में आपका पहला तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि पहला जीरो होने के लिए, अब तो हमने पहले ही बता दिया कि बी नहीं ले सकते जीरो, और दूसरे में आप सोचे थे ए को इनफाइनाइट नहीं ले सकते, तो इसके चलते पहला खत्म, बाकी आप फाइनाइट तो कुछ भी ले सकते हैं, तो सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ आपका ट्रू हो जाएगा। तो इस वे में आपको मल्टीपल करेक्ट में, जब नेट में पूछे या जो गेट में अभी मल्टीपल करेक्ट का इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उसको आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन उसी का लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो अब बाकी जो क्वेश्चन है इस पीडीएफ में, उनको आप समझने की कोशिश करिएगा। मैं सजेस्ट करूंगा आप पहले खुद से ट्राई करना, अगर नहीं बनता है तो फिर देखना कि कैसे किया गया है, ठीक है। तो कल हम सॉल्यूशन, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्यूशन की बात करेंगे, ओके।